नमस्कार विद्यार्थियों, राम राम। आज पुनः हम एग्जाम ज्ञान मंत्रा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग हर परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण, जो हमारी खेती का आधार है। वर्तमान में तो बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट आए हैं, जैसे कि एरोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है, जो खेती पर, ज़मीन पर है, सॉइल पर है, वो इम्पॉर्टेंट। तो सॉइल फार्मेशन कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपको ऐप के अतिरिक्त यूट्यूब पर भी मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। सॉइल फार्मेशन, मृदा निर्माण। मृदा निर्माण एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये एक दिन, 2 घंटे, महीना, साल का नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपको बता रहा है कि अगर 1 इंच मृदा बनने में बहुत लंबा समय लगता है, और 1 इंच या 2.54 सेंटीमीटर सॉइल फार्मेशन में कितना टाइम लगेगा? 800 से 1000 साल का समय लगता है। माने इतनी मोटी मृदा जब से बनी है तब से हमारी कितनी पीढ़ियां गुजर गईं और कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। बहुत ही स्लो प्रोसेस है। वास्तव में जो सॉइल फार्मेशन का है, ये कैसे बनता है? ये बनते हैं रॉक्स एंड उनकी वेदरिंग से। चट्टानों के ऋतुक्षरण कहिए या वेदरिंग कहिए, वेदरिंग के पश्चात धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है और वो बन करके मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा निर्माण में अब रॉक्स हैं, जो चट्टान हैं। चट्टान कैसे बनेंगी? तो चट्टान बनती है मिनरल्स से बन करके। और मिनरल्स क्या है? मिनरल्स खनिज। खनिज प्रकृति में पाया जाने वाले एक ऐसे पदार्थ कह लीजिए कि जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन एवं भौतिक गुण होता है, मिनरल्स कहलाते हैं। और मिनरल्स का समूह बन करके रॉक्स का निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है। तो ये सॉइल फॉर्मेशन आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन में ये जो हमारी पृथ्वी है पूरी, वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे ज़मीन में जो 6 से 9 इंच मृदा है ऊपर की, वो ही बेहद इम्पॉर्टेंट है हमारी खेती के लिए। इसी में जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व पौधों के लिए, वो इसी में मौजूद होते हैं। अगर सॉइल इरोजन क्यों बहुत खतरनाक है? क्योंकि सॉइल इरोजन में जो मेन नुकसान होता है, यही ऊपरी मिट्टी का ही नुकसान होता है। इसीलिए सॉइल इरोजन जहाँ तक संभव हो ना होने पाए उसको कंट्रोल करें, कुछ कम कर जो नेचुरल है कुछ तो होता रहेगा, लेकिन काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सॉइल फार्मेशन की बात। तो देखिए, 609 इंच तक जो भी मृदा होती है ऊपर की, वही सबसे फर्टाइल होती है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। उसी में हमारा मेन कृषि कार्य होता है। फ्रूट क्रॉप्स या वैसे कुछ बहुत जो वृक्ष हैं, उनकी तो जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, लेकिन हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, लगभग मोस्ट क्रॉप्स हैं, वो इसी पर होती हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी हमारी अगर हम इस पृथ्वी पर नीचे की ओर जाते, अंदर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं,
टेम्परेचर हमारा लगातार बढ़ता जाता है। बाहर से जब भी हम अंदर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। और अंदर इतना ज़्यादा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगभग जितना भी है धातुओं का समूह है। इसको क्या कहेंगे, क्रोड। बहुत सारी परतों में फिर वो भूगोल की क्लास हो जाएगी, आप तो केवल फिलहाल हमारे एग्रीकल्चर के लिए। तो ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में जैसे ही हम नीचे की ओर जाएंगे, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता चला जाता है। अब आप समझिए कि अंदर जब जाएंगे कितना भयानक तापमान होता है। और इस तापमान होने की वजह से क्या है, यहाँ के जितनी भी धातु वो लगभग लिक्विड अवस्था में, और इनमें गर्मी होती है भयानक। और ये गर्मी होने के कारण ही क्या होता है, कभी कभी आप देखते हो, सुना भी होगा, कुछ अभी है जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग इस तरह के जो ज्वालामुखी हैं वो प्रस्फुटित होते रहते हैं। तो ये गर्मी है, यही कारण है मेन, ज्वालामुखी। और ये बहुत बड़ा आधार है। इस ज्वालामुखी के फलस्वरूप अब आप देखिए, तो जितने भी वॉल्केनिक में है, ये पृथ्वी के अंदर जहाँ गर्मी है, यहाँ पर बहुत सारा ये लिक्विड अवस्था में आ जाता है। और जहाँ पर पृथ्वी की सतह कमजोर मिलती है, वहीं से ऊपर निकलने लगता है। और ये क्या, इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं मैग्मा, या मैग्मा, या इसी को क्या कहते हैं हिंदी में आपका, लावा। ये लावा निकलता है। अब इन लावा निकलने में देखिए, ये तो बिल्कुल ऊपर निकलेगा, ऊपर से फैल करके यहाँ पर आता जाएगा, गिरता जाएगा और जमा होता जाएगा। कभी कभी अंदर की भी जो चट्टानें हैं, परत हैं, तो पत्थरों की परत या चट्टानों में बीच में अगर कोई गैप मिलता चला जाता है, तो ये लावा यहाँ भी अंदर भी फैल जाता है, जमीन के अंदर भी फैलता है और ऊपर आकर के बाहर फैलेगा, तो ये आकर के यहाँ पर फैलता है। तो दो स्थिति हैं। अब ये जो लावा निकलेगा, मैग्मा निकलता है, और ये क्या होता है, ऊपर आ गया तो धीरे धीरे करके ठंडा होता है। लेकिन जो जमीन के अंदर है, यहाँ पर इसको ठंडा होने में टाइम लगता है। जो ऊपर आ जाएगा बाहर, बाहर वाला तो क्या है, बहुत जल्दी ठंडा होगा, लेकिन जो अंदर का रहेगा उसको ठंडा होने में बहुत देर लगती है। और जो भी यहाँ पर इस तरह से बनता है, उसको क्या कहेंगे, यही है आपकी रॉक्स, चट्टान। अब इसके बाद हम थोड़ा सा चट्टानों के बारे में, ये प्रोसेस है कि यहाँ से ये आया अपना, ये इग्नीशियस रॉक क्या बने, तो इग्नीशियस में क्या है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान फिर क्या है, यही सेडिमेंट, ये विखंडित होते हैं। फिर ये यहाँ पर क्या होंगे, ये अवसाद के रूप में अवसादी चट्टान होते हैं, और वो जा कर के यही अवसादी चट्टान बाद में मेटामॉर्फिक चट्टान या रूपांतरित चट्टान बनते हैं। तो ये इनकी पूरी एक प्रोसेस है। मेन जो चट्टान है पहले आग्नेय, आग, चूंकि यहाँ पर क्या है, बहुत गर्म होता है, आग ही आग रहेगी, इसलिए इसको आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। और यही आग्नेय चट्टान प्रमुख हैं। और इसके बाद फिर क्या होते हैं, ये जहाँ पर अवसाद के रूप में बैठती हैं, उनको अवसादी चट्टान कहते हैं। और उसके बाद ये कुछ समय बाद, मेन चीज़ क्या है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप और दाब, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समय के साथ यही चट्टान में रूपांतरित होकर के मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान बनती हैं, जो कई तरह की हैं, और उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये है रॉक्स। सबसे पहले रॉक्स के जो स्टडी को है, क्या कहेंगे, उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी माने क्या हो गया,
स्टडी ऑफ रॉक कॉल्ड एज पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी कभी आता है कंपटीशन में कि पेट्रोलॉजी क्या है या रॉक्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी इम्पॉर्टेंट। तो पहले जैसे बताया कि मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलने के बाद सबसे पहले क्या बनेगा, इग्निशियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान। अब जो आग्नेय चट्टान है इसमें दो तरह की हमने बताया। एक क्या था, ये आप देखिए, एक क्या था, ये अंदर ही जम गई और एक कैसी है, बाहर जम गई। इस पर ये देखिए, तो ये दो तरह की चट्टानें होती है, एक तो होती है प्लूटोनिक रॉक और एक होती है वोल्केनिक रॉक। जो अंदर जम जाती हैं उनको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, और जो ये बाहर जम जाती हैं आकर के, इन्हीं को क्या कह देते हैं, वोल्केनिक रॉक। अब इनमें क्या है प्रमुख, पूछा जाता है, अगर आपको रॉक्स के नाम याद हैं तो इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी आग्नेय चट्टान है या इग्निशियस रॉक है। तो उनमें प्रमुख रूप से हैं और भी, लेकिन प्रमुख रूप से जो नाम पूछे जाते हैं वो इन्हीं के पूछे जाते हैं। ये किसके उदाहरण हैं, ये आपके इग्निशियस रॉक के हैं। इग्निशियस रॉक में अब दो तरह की क्या बताया था, प्लूटोनिक रॉक और वोल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक क्या होता है, जो नीचे होती हैं, नीचे होती हैं तो ये क्या होती, बड़े धीरे 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 ठंडी होती हैं। धीरे धीरे ठंडी होने के कारण इनके जो कण हैं ये बड़े दानेदार बनते हैं। तो इनमें प्रमुख रूप से जो प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक रॉक में प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक, ध्यान रखना पुनः ये दोनों ही आग्नेय चट्टान हैं, आग्नेय चट्टान के रूप हैं। जो अंदर ठंडी होती हैं वो हो गई प्लूटोनिक, जो बाहर ठंडी होती हैं वो हो गया वोल्केनिक। प्लूटोनिक और वोल्केनिक दोनों ही इग्निशियस रॉक के उदाहरण हैं, आग्नेय चट्टान के। और जितनी चट्टान आपको यहाँ मिलेगी वो टोटल चट्टानों का जो रहेगा वो 95% आपका इग्निशियस रॉक ही होता है, चाहे वो जमीन के नीचे या ऊपर। लेकिन और जो वोल्केनिक रॉक है, वोल्केनिक रॉक का सबसे प्रमुख उदाहरण है बेसाल्ट। ये चारों कहाँ हैं, इसका आएगा, ये ग्रेनोडियोराइट भी है, लेकिन मेन जो पूछा जाएगा वो बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है, वोल्केनिक है, से रेड कलर में इसीलिए इनको किया गया रेड कलर। ये प्लूटोनिक है और ये बेसाल्ट, ये सब ये क्या है, ये वोल्केनिक है। वोल्केनिक में सबसे इम्पॉर्टेंट बेसाल्ट है। और ये टोटल दोनों वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक्स, ये टोटल जो है वो 95% मिलकर के टोटल रॉक्स का है। अब इसमें पुनः देखिए आएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। सेडिमेंट्री में आपको बताया था कि यही छोटे छोटे टुकड़ों में, देखिए इग्निशियस रॉक, यही क्या हो गया, सेडिमेंट। ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी ये विभाजित होकर के या उसी रूप में ही, तो ये अवसाद के रूप में जमा होती हैं और इन्हीं को कहते हैं सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान। अब ये क्या होती है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान जो है वो मेन तो है 5%, लेकिन धरातल पर जो पाई जाने वाली हैं, दिखने में हैं, वो लगभग 4/5 भाग, यानी आप कह सकते हैं कि करीब 80% आपको सतह पर, धरातल पर, आप देखिए जैसे ग्रेनाइट है,
ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा आपको? जमीन के नीचे। जितने, अब कोयला कहाँ निकलेगा? जमीन के नीचे, वो भी कोयला पत्थर है, लेकिन सतह पर जितना मिलेगा उसमें सेडिमेंट्री। कुल चट्टान का तो होगा 5%, लेकिन सतह पर जो दिखता है वो लगभग 80% के आसपास होता है। और इसके बाद आता है मेटामार्फिक। मेटामार्फिक केवल टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों ताप और दाब, इन दोनों के प्रभाव से परिवर्तन होता है भी रूपांतरित। मेटामार्फिक रूपांतरित माने रूप का अंतर हो जाता है। मेन है क्या? वही है। तो अब इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, और कंपटीशंस में आपके केवल यही आएगा कि कौन से उदाहरण किसके हैं। मेटामार्फिक में बहुत पूछते हैं, या तो पूछेंगे आपका आग्नेय चट्टान के उदाहरण इग्नीशियस रॉक के, या मेटामार्फिक के। मेटामार्फिक रॉक में मेन चीज आएगा नीश है, मार्बल, सिस्ट, स्लेट, ये सभी आते हैं। दूसरा ये भी पूछेगा कि कौन किसका मेटामार्फिक है, किसका रूपांतरित है, किसके चेंज होकर के बना है। तो उसमें आएगा, तो देखिए ये सभी किससे बने हैं? या तो मेटामार्फिक या तो बने हैं इग्नीशियस रॉक से, और या बने हैं सेडिमेंट्री से। मेन तो इग्नीशियस ही आग्नेय ही है, आग्नेय से ही परिवर्तित होकर के सब बने। लेकिन मेटामार्फिक, एक सिस्टम ये होता है कि पहले आपका इग्नीशियस हो गया, आग्नेय चट्टान, आग्नेय से क्या बनेगा? सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री से क्या बनेगा? मेटामार्फिक। लेकिन ये जो मेटामार्फिक है, एक तो ये सेडिमेंट्री से बनेगा, और दूसरा डायरेक्ट इग्नीशियस रॉक से भी बन सकता है। तो मेटामार्फिक किससे बनता है? देखिए आपका जो सेडिमेंट्री है वो निश्चित तौर पर इग्नीशियस से बनेगा, लेकिन मेटामार्फिक है ये इग्नीशियस से डायरेक्ट बन सकता है और सेडिमेंट्री से भी बन सकता है। तो ये दोनों स्टेप से बनता है। तो इसके उदाहरण में, और इसका जो मेन कारण क्या रहेगा? ये टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी पे आकर के परिवर्तन, इसीलिए ये सैकड़ों हजारों साल की प्रक्रिया होती है। तब हम जो आज ये ज़मीन के अंदर है, हम बहुत सारे मिनरल्स और ये सब कुछ ज़मीन के अंदर से निकाले जा रहे हैं लगातार, और इसका एक सीमा है। तो उतना ही हमें इस ज़मीन के नीचे से दोहन करना है कि जितना हमारे लिए ज़रूरत है, और दूसरा ये जो सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। अभी ज़मीन में चर्चा की हमने, क्या 1 इंच मृदा बनने में कितना लगेगा? 800 से 1000 साल। अब 800 साल जीने में हमारी कितनी पीढ़ी गुजर जाएगी? कम से कम 800 साल जीने के लिए कम से कम 15 से 18, 20 पीढ़ी तो हो ही जाएगी, और ज़्यादा भी लग जाएंगी। तो हमें इसको सहेज के रखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे दोहन के लिए नहीं, हमें आगे भी सुई को सौंपना है। और इसीलिए संरक्षण कृषि की जो ज़रूरत है वर्तमान समय में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके उदाहरण में क्या बनेगा कुछ? तो ये क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज से क्या बनेगा? नीश। क्वार्ट्ज और सैंड स्टोन, इन दोनों से मिलकर के बनेगा क्वार्ट्जाइट। लाइम स्टोन से मार्बल, और ये इंपॉर्टेंट है और इसकी जो है अक्सर पूछा जाता है। और ये सेल से क्या बनेगा? स्लेट। अभी बहुत विस्तार से और लगातार इस क्रम में हम सॉइल के बारे में पढ़ते रहेंगे। फिलहाल हमें परीक्षाओं की दृष्टिकोण से ही पढ़ना है, और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से जब इनको आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे निश्चित तौर पर, और इनके उदाहरण सभी के कौन किसका रूपांतरित होकर के बनता है। तो पृथ्वी हमारी गर्म है, गर्म नीचे पुनः उसको रिपीट करने में एक बार, पृथ्वी बहुत ज़्यादा बड़ी, उसके अंदर क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर है तो जो भी अंदर मौजूद है वो क्या बनेगा? पिघल जाता है। पिघलने के बाद उसमें गैस भी बनेगी,
और जहाँ पर मृदा की सतह कहीं कमज़ोर होती है वहाँ से वो बाहर निकलने लगता है और वो लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में, और वो जमा होता रहता है। कुछ ज़मीन के अंदर ही जहाँ खाली हुआ चला गया वो हो गया प्लूटोनिक राक, और जो ऊपर से बाहर निकल के आया वो वोल्केनिक राक। प्लूटोनिक राक बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है क्योंकि मृदा के अंदर दबी होती है। वोल्केनिक राक बाहर होती है इसलिए बहुत जल्दी ठंडी होती है। वोल्केनिक राक के ऊपर जल्दी ठंडी होती है तो थोड़ा सा चमकदार दिखेगी, लेकिन जो प्लूटोनिक राक, ग्रेनाइट वगैरह, इसमें क्या है, दाने बड़े होंगे, बहुत मजबूत, और फिर उसके बाद चमक आती है। इसके लिए एक घिसाई, पॉलिश करके सब इस तरह से, ग्रेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। जो सतह पर दबी रही कुछ समय बाद वही सेडिमेंट्री बनती हैं। सेडिमेंट्री टेम्परेचर और प्रेशर के दबाव में आकर के आगे क्या बन जाती हैं, मेटामार्फिक। मेटामार्फिक क्या होती है, डायरेक्ट इग्नीशियस से मेटामार्फिक हो सकती है, या इग्नीशियस से पहले बनेगा सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री के बाद मेटामार्फिक। और ये इसके उदाहरण हैं सभी के। तो ये सबसे ज़्यादा 95% है। सेडिमेंट्री क्या होती है, 5% है। अब आपका एक ये आ सकता है कि फिर 5% में तो सेडिमेंट्री हो गया, 95 में आपका हो गया इग्नीशियस, ये मेटामार्फिक कहाँ जाएगा? इसका क्या कुछ है ही नहीं है। 95 + 5 100, मेटामार्फिक का कहाँ जाएगा? मेटामार्फिक का तो कहीं कुछ है ही नहीं, जबकि बहुत सारा हमें दिखता। क्या ये मेटामार्फिक है? ये इसका कुछ नहीं, क्योंकि ये बनी ही किससे है, इग्नीशियस से या सेडिमेंट्री से, इसलिए इसका परसेंटेज में कहीं कोई जगह नहीं है। तो 95% 5%, लेकिन ये 5% जो सेडिमेंट्री है ना, है 5%, लेकिन सतह पर दिखने में ओवरऑल जो दिखेगी वो कितनी, वो लगभग 80% के आसपास यही दिखती है, लेकिन होती है सबसे ज़्यादा। और ये जो रहेगा, ये बेसाल्ट वगैरह जो मिलेंगे ना आग्नेय चट्टान में, ये आपके दक्कन के पठार या दक्षिण भारत में बहुत सारे मिलेंगे। तो धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।